नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है दी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द पार्ट 5। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं अपने सेशन की शुरुआत एक सवाल से। सवाल ये है कि भारत में जो इंडस्ट्रीज थी उसमें नौकरी करने के लिए वर्कर्स आए कहाँ से। इस सवाल का जवाब ये है कि जो वर्कर्स थे वो माइग्रेट करके आए थे आसपास की डिस्ट्रिक्ट से, आसपास के गांव से। उनको ये उम्मीद थी कि जब वो शहरों में आ जाएंगे तो उनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही वो शहरों में आते हैं इनको पता चलता है कि नौकरी हासिल करना इतना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जितनी जॉब अवेलेबल थी उससे कहीं ज़्यादा नंबर्स में वर्कर्स अवेलेबल थे। यानी कि एक अनार 100 बीमार वाली सिचुएशन हमेशा से ही ओकर होती थी। इंडस्ट्रीज़ को ये चाहिए था कि उनके पास जो भी लोग काम करें वो बेस्ट हो ताकि उनको रिजल्ट भी बेस्ट ही मिले। लेकिन इस बेस्ट की तलाश करना हमेशा से बहुत मुश्किल होता था। तो इस मुश्किल का सॉल्यूशन उन्होंने एक नई प्रकार की नौकरी निकाल के किया। ये जो पोस्ट थी, इस पोस्ट का नाम था जॉबर। जॉबर एक ऐसा व्यक्ति होता था जो आसपास के एरियाज में जाता था, वहाँ से बेस्ट व्यक्ति को सिलेक्ट करता था और उस व्यक्ति को शहरों में लाके नौकरी दे देता था। यही काम था जॉबर का। तो अब अगर मैं बात करूं तो आजकल के समय में जो काम एचआर मैनेजर का होता है वही काम पुराने समय में जॉबर का होता था। जॉबर कौन होता था? एक ओल्ड व्यक्ति होता था, एक बूढ़ा व्यक्ति होता था, एक ऐसा व्यक्ति जो कंपनी या इंडस्ट्रीज का विश्वास पात्र होता था। ये क्या करता था? विलेजेस में या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में जाता था, वहाँ से लोगों को चुन के शहरों में लेके आता था, शहरों में इनको जॉब दिलवाता था और उनके सेटलमेंट का पूरा इंतजाम जॉबर ही करता था। अगर उन लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाता था तो उस क्राइसिस से उबरने के लिए जॉबर उनको पैसे भी दे दिया करता था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं दोस्तों कि टाइम के साथ जॉबर एक अपनी अलग अथॉरिटी का निर्माण करता है, उसको एक अलग पावर मिल जाती है और जैसे ही व्यक्ति को पावर मिलती है इस पावर से लोग अंधे हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही अंधापन जॉबर के ऊपर भी छा गया था। जॉबर क्या करता था? उसका काम यह था दोस्तों कि जाए दूसरी जगहों पे और लोगों को नौकरी दे। अब नौकरी देने के लिए जॉबर पैसे की डिमांड करने लगा, गिफ्ट्स की डिमांड करने लगा। तो इस तरीके से जॉबर के मन में लालच आ गया। इतना ही नहीं, जॉबर जो था वर्कर्स के जीवन को नियंत्रित भी करने लग गया। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं दोस्तों कि भारत में वर्कर्स कहाँ से आए और जॉबर्स का क्या रोल था। दूसरा अगर हमारा टॉपिक है तो वो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की पेक्युलैरिटीज, यानी क्या खास बात थी इंडस्ट्रियल ग्रोथ में। खास बात यह थी दोस्तों कि जो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज थी इनका इंटरेस्ट भारत में ऐसा नहीं है कि जितने भी सामान है उन सभी में यूरोपियंस का इंटरेस्ट था, उनको वो सारी चीज़ें चाहिए थी, नहीं। बल्कि ये जो यूरोपियंस थे इनको कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, माइनिंग हो गया, इंडिगो या जूट। इन 5 प्रकार की ऐसी चीज़ों में यूरोपियंस का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि यूरोपियंस चाहते थे कि ये 5 चीज़ें इंडिया में उगे, इंडिया में इनका निर्माण किया जाए, लेकिन इंडियंस इनको इस्तेमाल ना करें। इसीलिए यूरोपियंस ने एक घटिया राजनीति के तहत एक ऐसा रूल बना दिया जिसमें ये 5 की 5 चीज़ें एक्सपोर्ट के लिए ही अवेलेबल थी। इनको इंडिया में बेचा नहीं जा सकता था, यानी कि हमारा ही सामान हमारे ही देश में हमें ही नहीं मिलेगा। तो कुछ इस तरीके की घटिया राजनीति उस समय पे अंग्रेज किया करते थे। इस राजनीति से बचने के लिए जितने इंडियन बिजनेसमैन थे लेट 19th सेंचुरी में इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मैनचेस्टर गुड्स के साथ कंपटीशन को बिल्कुल अवॉइड कर देंगे। इनको पता था कि मैनचेस्टर का जो सामान है बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, भारत इतना सस्ता सामान बनाना अफोर्ड नहीं कर सकता और अगर इतने कम कीमत में बेचेगा तो बर्बाद हो जाएगा। अपनी बर्बादी से बचने के लिए इन्होंने मैनचेस्टर के साथ कंपटीशन बिल्कुल अवॉइड कर दिया। कंपटीशन अवॉइड करने का सिर्फ एक ऐसा तरीका था जो ये था कि ब्रिटिश जिस चीज़ में ट्रेड करते हैं वो चीज़ में इंडियंस बिल्कुल ट्रेड ना करें। ऐसी एक चीज़ थी जिसका नाम था यार्न, जिसका नाम था थ्रेड, यानी कि सूती धागा, कॉटन यार्न। सूती धागे में अंग्रेज़ों का कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं था, वो इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे। इसलिए इंडियंस ने क्या किया, यार्न का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, सूती यार्न यानी सूती धागे को बनाना शुरू कर दिया। ये जो धागा था इसको 2 जगह पे इस्तेमाल किया जाता था। पहला तो इंडिया के जो हैंडमेड इंडस्ट्री थी उसमें इस्तेमाल होता था। दूसरा यह जो
धागा था इसको चीन में एक्सपोर्ट किया जाता था। तो सिर्फ 2 जगह पे ये यूज़ होता था, यूरोप में ये यूज़ नहीं होता था, इसलिए लोगों ने इसका प्रोडक्शन जारी रखा। अब अगर बात की जाए 20th सेंचुरी की, तो 20वीं सदी शुरू होती है, भारत में महात्मा गांधी का आगमन होता है और जैसे ही यह आगमन होता है ड्रामेटिक चेंज आने लगते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न में। सबसे पहला जो चेंज है वो हमें स्वदेशी मूवमेंट के रूप में देखने को मिलता है, जब इंडियंस ने फॉरेन गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजी कपड़ों की होली जलाने लग गए थे, मैनचेस्टर के इतना महंगा सामान खरीदते थे और उसकी भी होली जलाने लगते थे। सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा, हर चीज़ को जलाना भारतीयों ने शुरू कर दिया। इसी वजह से भारतीयों के अंदर एक और कॉन्फिडेंस आया। इस कॉन्फिडेंस की वजह से इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और अंग्रेजी हुकूमत के सामने 2 मेजर डिमांड रख दी। पहली डिमांड ये थी कि उनको भी टैरिफ प्रोटेक्शन चाहिए। जो इंपोर्ट ड्यूटी आपने भारत की कॉटन पे यूरोप में लगा रखी है, उसी प्रकार की इंपोर्ट ड्यूटी आप मैनचेस्टर गुड्स पे इंडिया में लगाएंगे, जिस वजह से इंडियंस जो भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा ये है कि बाकी के दूसरे भी कंसेशंस थे जिनकी डिमांड इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने की थी। इस तरीके से 1906 आता है और हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे करके इंडिया का यार्न जो है उसकी मार्केट चाइना में गिरने लगती है, एक्सपोर्ट गिरने लगता है। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि चाइना में चाइना का सामान भर भर के आने लगता है, जापान का सामान भर भर के आने लगता है। तो चाइना की मार्केट में भारत के धागे के लिए जगह नहीं बची, अब उसमें चाइना और जापान का सामान आने लगता है। तो इस वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक और तरीका निकाल लिया। अब इंडस्ट्रियलिस्ट ने शिफ्ट कर लिया कि वो अब धागा नहीं बनाएंगे बल्कि वो फैब्रिक बनाएंगे, यानी कपड़ा बनाएंगे। तो इस तरीके से पहले वो कॉटन का निर्माण करते थे, फिर बीच में उन्होंने धागा का निर्माण कर दिया, अब वो क्या करने लगे, कपड़े का निर्माण करना शुरू कर दिया। 20वीं सदी शुरू होती है दोस्तों, और इस सदी में आता है वर्ल्ड वॉर 1। 1900 से 1912 के बीच में भारत के लिए समय बहुत अच्छा था, क्योंकि कॉटन प्रोडक्शन जो था इंडिया में डबल हो गया था, यानी बूम पर था। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1914 में। इसमें क्या होता है कि ड्रामेटिकली नई नई सिचुएशंस ओकर होने लगती है। ब्रिटेन की जो मिल्स होती हैं अब वो बिजी हो जाती हैं वॉर प्रोडक्शन बनाने में, यानी हथियार को बनाने में ब्रिटेन पूरी तरीके से बिजी हो जाता है। ब्रिटेन का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि उसको कपड़ा भी बनाना है या उसको बाकी और चीज़ें भी बनानी है। इस वजह से मैनचेस्टर धीरे धीरे बर्बाद होने लगता है। मैनचेस्टर से जो भारत में सामान आता था उसकी संख्या अचानक से गिरने लगती है। इंडिया में अब मैनचेस्टर का सामान नहीं आता, तो इंडिया की मार्केट में कौन सा सामान अवेलेबल है? अब इंडिया की मार्केट में मेड इन इंडिया का सामान अवेलेबल होता है, होम मार्केट मिल जाती है इंडियन सप्लायर्स को, और जिस वजह से इंडिया के जो सप्लायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर होने लगते हैं। जैसे जैसे वॉर का समय बढ़ता है, 4 साल तक लड़ाई चली थी, आपको सभी को पता होगा, तो इंडिया की फैक्ट्री से अंग्रेज कहते हैं कि आप अपनी फैक्ट्री में युद्ध के लिए हथियार बनाइए। इंडियंस को एक और डिमांड मिल गई, अब उनको हथियार भी बनाने थे। अब इंडियंस ने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा फायदा उठाया, इन्होंने हथियार भी बनाने शुरू कर दिए, और आप सभी को पता है हथियार तो महंगे बिकते हैं। तो इस वजह से भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, बहुत ज़्यादा फले फूले, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुए। ये बात थी दोस्तों वॉर से पहले की। वॉर के बीच की अब अगर बात करें वॉर के बाद क्या होता है, तो समीकरण बिल्कुल बदल जाते हैं। मैनचेस्टर जो है, पहली जैसी धाक मैनचेस्टर की भारत में हो ही नहीं पाती। जो पोजीशन पहले मैनचेस्टर की थी अब वो पोजीशन बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। मैनचेस्टर इस पोजीशन को रिटेन नहीं कर पाता। दूसरी बात यह है कि मैनचेस्टर अब मॉडर्नाइज नहीं हो पा रहा, तो इस वजह से यूएस, जर्मनी और जापान ये तो मॉडर्न हो जाते हैं, लेकिन मैनचेस्टर पिछड़ जाता है, तो जिस वजह से मैनचेस्टर अब दूसरे देशों के साथ कंपटीशन नहीं कर पाता। बर्बादी की कगार पे अब चल चुका था भाई साहब। ब्रिटिश इकोनॉमी क्रम्बल हो गई थी, चरमरा गई थी। कॉटन प्रोडक्शन गिर गया था बिल्कुल। एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन ये ड्रामेटिकली गिर गया था। वॉर से पहले बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, लेकिन अब वॉर के बाद ये अचानक से गिर गया। लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट ये धीरे धीरे करके पावर में आना शुरू हो गए, इनको भारत की मार्केट मिलने लगी, जिस वजह से अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि भारत के जितने भी उद्योगपति थे उनके पास भर भर के पैसा आने लग गया। अब क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, आप सभी को पता है जब वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो इंडस्ट्रीज को बोला जाता है कि आप वॉर के लिए हथियार बनाइए।
इसी दिशा में फैक्ट्रीज का निर्माण होता है और रैपिडली फैक्ट्रीज जो है वो बढ़ जाती है। इस वजह से हम ये देखते हैं दोस्तों कि फैक्ट्री बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बड़ी बड़ी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है वो बूम कर जाती है। नहीं, वॉर का फायदा किसको मिलता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को मिलता है। अगर नंबर्स की बात की जाए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भारत में सिर्फ 2 जगह पे मेनली स्थापित थी, वो था बंगाल और बॉम्बे, जहां पे 60% लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात की जाए तो पूरे भारत में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भर भर के मौजूद थी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की कहीं पे कोई जगह नहीं थी। स्मॉल नंबर ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल लेबर्स, यानी कि जो रजिस्टर्ड फैक्ट्री होती थी, यानी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होती थी सिर्फ उसमें बहुत कम लेबर्स काम करते थे। 1911 में सिर्फ 5% लेबर काम करते थे और 1931 में सिर्फ 10% लेबर काम करते थे। बाकी 90 से 95% वर्कर्स कहाँ पे काम करते थे? वो घरेलू उद्योगों में, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती थी, छोटे छोटे घरेलू उद्योग होते थे, वहाँ पे काम करते थे। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि वॉर का सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिला? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फायदा मिला। अब बात करते हैं हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन की। तो भारत में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वहां पे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया 20वीं सदी तक। 19वीं सदी में होता क्या था दोस्तों कि मैनचेस्टर से सामान आता था, जिस वजह से हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। वीवर्स सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से क्या होता है कि वीवर्स हाथ खड़े कर देते हैं कि हम मैनचेस्टर के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे, हम खेती बाड़ी में वापस जाएंगे। 20वीं सदी शुरू होती है, समीकरण अचानक से बदल जाते हैं। अब क्या होता है? हैंडलूम क्लॉथ जो है इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एक्सपेंड हो जाता है और ये 3 गुना हो जाता है 1900 से 1940 के बीच में। यानी हैंडमेड इंडस्ट्री जो है अब वो अपने बूम पे पहुंच जाती है। बहुत ज़्यादा फायदा होता है दोस्तों भारत की हैंडमेड इंडस्ट्री को। ये तो इंडस्ट्री पहले भी थी, वॉर के दौरान भी थी, वॉर के बाद भी थी। सवाल ये है कि हैंडमेड इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया कैसे? अगेन इसका जवाब यह है कि टेक्नोलॉजी चेंज होती है और हैंडमेड इंडस्ट्री भी अब एडवांस हो जाती है। 20th सेंचुरी आती है और इस सेंचुरी के साथ साथ हैंडमेड इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब वीवर्स जो हैंडमेड इंडस्ट्री में लगे हुए थे वो धीरे धीरे करके फ्लाई शटल का इस्तेमाल करने लगते हैं लूम्स में। इस वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ जाता है और लेबर की डिमांड कम हो जाती है। अगेन आप ये देखेंगे कि मशीनें जैसे जैसे आ जाती है वैसे वैसे ये मशीनें मजदूरों को रिप्लेस करने लगती है। 1941 आता है, 35% ऑफ हैंडलूम जो था फ्लाई शटल्स के द्वारा बनाया जाता था। फिर 70 से 80% हो गया ये त्रावणकोर में, मद्रास में, मैसूर में, कोचीन, बंगाल में। ये जो हैंडलूम का प्रोडक्शन था 70 से 80% हो गया। कुछ शक्ति मैन पावर की, कुछ शक्ति मशीन पावर की, दोनों को मिला दिया जाए तो फिर प्रोडक्शन जो था अब अचानक से बढ़ जाता है हैंडलूम इंडस्ट्री में। इसी के साथ ही ना सिर्फ फ्लाई शटल, इसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे इनोवेशंस होते हैं हैंडलूम इंडस्ट्री में, जिस वजह से ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा बूम पे चली जाती है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती है। अब अगर हम बात करें वीवर्स की, तो वीवर्स 2 प्रकार का प्रोडक्शन करने लगे थे। कुछ वीवर्स जो थे कोर्स क्लॉथ का प्रोडक्शन करने लगे थे, यानी मोटे कपड़े का प्रोडक्शन करने लगे थे, जबकि कुछ ऐसे वीवर्स जो थे वो फाइनर वेराइटीज़ का प्रोडक्शन करते थे। ये जो मोटा कपड़ा था ये पुअर के द्वारा खरीदा जाता था, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी पुअर होती थी। तो ये सिर्फ वही खरीदता था जो पुअर होता था, जो गरीब होता था। इसकी डिमांड हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती थी, कभी इसकी डिमांड बढ़ जाती थी, कभी घट जाती थी। तो ऐसे ऊपर नीचे इसकी डिमांड होती रहती थी। किसकी? कोर्स क्लॉथ की। ऐसा क्यों होता था कि इसकी डिमांड ऊपर नीचे होती है? ऐसा इसलिए होता था कि जब अकाल का समय आता था तो पुअर जो लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे, उनके पास खाने पीने के ही लाले पड़ जाते थे, तो वो नया कपड़ा कैसे खरीदेंगे? इस वजह से जब अगर फेमाइन आता था तो उस फेमाइन में ये जो क्लॉथ था इसकी डिमांड अचानक से गिर जाती थी। जबकि अगर हम दूसरे वीवर्स की बात करें जो फाइन वेराइटीज़ के क्लॉथ का निर्माण करते थे, जो ये फाइन वैरायटी का क्लॉथ था इसकी डिमांड हमेशा ही स्टेबल रहती थी। यानी भूखमरी में जितनी डिमांड है भूखमरी से पहले भी उतनी डिमांड थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो बैलेंस रहती थी। क्यों? क्योंकि
ये जो फाइन वैरायटी का कपड़ा था, इसको सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग खरीदते थे। अमीरों के पास तो पैसा हमेशा ही होता है, इसलिए ये जो कपड़ा था इसकी डिमांड पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। और दूसरी बात, ये हाथ से बना हुआ कपड़ा होता था, मेनली कैसा, हाथ से बना हुआ। इसलिए जो मिल्स थी ये इस प्रकार के स्पेशलाइज्ड वीव्ड कपड़े का इमिटेशन नहीं कर पाती थी, यानी इनकी नकल नहीं कर पाती थी। इस वजह से ऐसे वीवर्स जो मोटे कपड़े का उत्पादन करते थे उनको इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता था, लेकिन ऐसे वीवर्स जो बेहतरीन किस्म के कपड़े का उत्पादन करते थे, हर मौसम में, हर समय में इनको हमेशा ही फायदा होता था। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, लास्ट सेशन है, कल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय